नमस्कार, मैं रोहित तिवारी। आइए अपने झारखंड सीरीज़ के अगले वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगला वीडियो का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है प्राचीन काल में झारखंड। यानी प्राचीन कालीन इतिहास को हम लोग बांटते हैं प्रागैतिहासिक काल से लेकर के एक तरीके से गुप्तोत्तर काल तक के दौर को। ठीक है, तो प्राचीन काल के अंतर्गत झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे। इसके बाद मध्यकालीन झारखंड के बारे में भी बात किया जाएगा। फिर हम लोग आधुनिक काल में एंटर कर जाएंगे। आपसे बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि सीरीज़ में जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं क्रम से, उन सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। अपने कमेंट, अपने लाइक्स आपके चाहिए और आपके फीडबैक चाहिए। आपको क्या लगता है, कैसे लगता है, इसमें क्या कुछ और सुधार किया जा सकता है, इस विषय पे ज़रूर आप अपने सुझाव दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो काल होता है इतिहास में, देखिए सबसे पहले मोटे तौर पर पूरे इतिहास को 3 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसको लेकर के नहीं हमारे पास, मतलब हम जिसको लेकर के हमारे पास कोई क्या कहें कि किसी प्रकार का साहित्यिक स्रोत नहीं है, साक्ष्य नहीं है, किंतु साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, किंतु पुरातात्विक साक्ष्य है ना। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब कोई सामान मिल गया, कोई कुल्हाड़ी मिल गया, कोई कुछ मिल गया वगैरह वगैरह, किंतु लिटरेचर नहीं है। यानी आप ये कह सकते हो कि ये वो काल है जिस काल में न लिपि का आविष्कार हुआ था, है ना। लिपि का आविष्कार जब नहीं हुआ होगा तो फिर हम अपनी भाषा को कोडिफाई नहीं किए होंगे और उसको लिखने वाली व्यवस्था डेवलप नहीं हुआ होगा। तो इस काल की बात कर रहा हूँ। इस काल देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना और कोई 2-4 फैक्ट्स ही आपको मिलेंगे। तो इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, जिस दौर में शायद लिपि का आविष्कार नहीं हुआ होगा। इसके बाद का जो काल हमने आपको बताया आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बारे में ये कहा जाता है कि एक तरीके से वो दौर है ये जब हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, किंतु लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका। मतलब जिस स्क्रिप्ट में चीज़ों को लिखा गया है उसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं और आज तक उस पर रिसर्च जारी है। इस काल को कहते हैं हड़प्पा काल, जिसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और उसके बाद का जो दौर है उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसके साहित्यिक स्रोत भी हमें उपलब्ध होता है, जिसके पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो पहले आइए प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड कुछ बातें। आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि झारखंड का इतिहास भी प्रागैतिहासिक काल से अछूता नहीं रहा है, बहुत पुराना इतिहास रहा है। आप देख सकते हो, इसको हजारीबाग में आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए हैं। आदि मानव वो मानव जो आखेट करके खाता था, वो मानव जो शायद कपड़ा वगैरह नहीं डेवलप हुआ था, वो मानव जो घुमंतु था, जंगलों में घूमता था, ऐसे मानवों के द्वारा बनाए गए चित्र मिले हैं इसको हजारीबाग में। और भवनाथपुर गढ़वा में आखेट के चित्र मिले हैं। ये वो आखेट है, आखेट मतलब शिकार करना, इन शिकार करने वाले चित्र मिले हैं जो प्रागैतिहासिक कालीन आखेट के चित्र हैं। ऊपर से प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं का चित्र भी मिला है, गुफाएं भी मिली हैं। तो कुल मिलाकर के प्रागैतिहासिक काल में झारखंड का इतिहास रहा है और हालांकि बहुत सीमित स्तर पर इसको देखा जा सकता है। कई जगह नवपाषाण कालीन कुल्हाड़ियाँ वगैरह प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आपका कौन सा दौर हुआ? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बाद के अगर दौर पे आप चले जाते हैं तो उसको आप आद्य इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य इतिहास। हमने आपको क्या बताया? आद्य इतिहास का मतलब वो दौर जब हमारे पास साहित्यिक स्रोत भी हैं किंतु पढ़ा नहीं जा सका है। और इसको आप हड़प्पा काल भी कहते हो। क्या बोलते हो इसको? हड़प्पा काल भी कहते हो। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन काल या कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसके बारे में बस इतना जान लीजिएगा कि यानी इस दौर में तांबा और टीन मिलकर के कांसा बन गया था। तो तांबा प्लस टीन मिलाकर के जो कांसा बना, और जो कांसा बनाने का जो टेक्निक है वो सर्वप्रथम ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि झारखंड की ही जो जनजातियों के द्वारा डेवलप किया गया था। और सबसे पहले कांसा बनाने का काम 2 जनजाति, जिसको आप क्या कहते हो, एक तो असुर कहते हो और दूसरा बिरजिया कहते हो। याद रखिएगा, बिरजिया कहते हो। ठीक है, असुर और बिरजिया। वैसे तो जो इसका काल है हड़प्पा काल लगभग कितना है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का काल।
और इसके पहले का काल को आप प्रागैतिहासिक काल कहते हो। इस कालों में आपको असुरगढ़ के अवशेष झारखंड के क्षेत्र से मिलते हैं। असुरगढ़ एक तरीके से असुरों के गढ़, असुरों के रहने वाले जो स्थान जिसको आप कहते हो वो आपको प्राप्त होता है। और असुर वो जनजाति है जिसने सबसे पहले तांबा बनाया, जिसने सबसे पहले कांसा बनाया, जिसने सबसे पहले लोहा भी बनाया। कहा जाता है कि लौह संस्कृति के आरंभक जनजाति असुरों को कहते हैं। हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। तो खैर ये कहानी है हड़प्पा कालीन का। अब हम लोग आते हैं जो हमारा मेन जो हमारा क्या है आज का कंटेंट है उस पर, कि अब ऐतिहासिक काल में जो चीजें आपको दिखाई देंगी जिसको आप प्राचीन काल कहते हो, इसमें कई एरिया मिलेगा। जैसे एक है आ जाएगा मौर्य काल। देखिए एक तो आ जाएगा महाजनपद काल, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब डेवलप हो रहा था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का काल, वो हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे। यानी इसके भी पहले का जो दौर है उसको महाजनपद काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाजनपद काल। ये महाजनपद काल जो है वो 6th सेंचुरी बीसी का काल है। 16 महाजनपद हुए हैं। बाद में 3 महाजनपद में लड़ाई हुआ, बड़े महाजनपद शक्तिशाली, और ये 3 लास्ट में एक मगध ऐसा महाजनपद रहा जिसने सबको हराया और मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया, और उसको मौर्य काल कहते हैं उस दौर के काल को। ठीक है, तो मौर्य काल के बाद हम लोग एक काल पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल। ये 4 एक तरीके से काल है जिसको आपको पढ़ना होता है। गुप्तोत्तर काल, यही 4 कालों में आप चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो आपका महाजनपद या 6th सेंचुरी बीसी या बौद्ध जैन वाला जो धर्म है वाला जो काल है, इतना मैं आपको केवल बता दूं कि झारखंड में बौद्ध धर्म के भी अवशेष भारी मात्रा में प्राप्त हुए। झारखंड में जैन धर्म के भी साक्ष्य या अवशेष भारी मात्रा में प्राप्त हुए। आप देख सकते हैं जैन धर्म का पारसनाथ पर्वत। ठीक है, इस तरीके से केंद्र जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के केंद्र मिले हैं। कोल्हुआ पहाड़, ठीक है, वहां पर जैन, बौद्ध और हिंदुओं तीनों का एक संगम स्थल के रूप में देखा जा सकता है। तो खैर इस पर अलग वीडियो में हम लोग चेक करेंगे, मतलब बातें करेंगे क्या है क्या नहीं। पहली और एक बात आप जान लीजिए महाजनपद काल के बारे में, कि जो पूरा झारखंड का जो क्षेत्र है वो वास्तव में मगध के अंतर्गत आता था। क्या है? मगध के अंतर्गत आता था। इवन मौर्य जो डेवलप हुआ या मगध जो साम्राज्य था, वो मगध साम्राज्य हमारे ही क्षेत्र से, झारखंड के ही क्षेत्र से हाथी मंगाया करता था। और उस दौर में हाथी सेना में होने का मतलब ये है कि सबसे अपडेटेड सेना। मतलब आप समझिए इस बात से इसका अंदाजा लगाइए कि जब सिकंदर विश्व विजेता बनने के क्रम में सब जगह से कुछ विजित करते हुए आया, और अंत में पश्चिमोत्तर भारत में जब पौरस के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, तो सिकंदर भी आश्चर्यचकित था और सिकंदर की सेना बड़ी भयभीत थी हाथियों को देख करके। उन्हें पहली बार हाथियों का सामना करना पड़ा था सेना में। यानी सबसे अपडेटेड वेपन हथियार के तौर पर हाथी को देखा जा सकता है। वो हाथी झारखंड के क्षेत्र से ही मगध या मौर्य साम्राज्य को प्राप्त होता था। राइट, अब आगे चलता हूं, एक एक करके एक एक काल को समझने का प्रयास करिएगा, है ना। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स जरूर बनाया करिए। जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे एक एक लाइन का, तब तक आपका वो काम की चीज नहीं होगी। देखिए, जब आप मौर्य काल में चीजों को देखते हो तो मौर्य काल में 2 भाग में बांट करके इसको देखना है आपको। झारखंड के संदर्भ में एक तो मौर्यकालीन जो धर्म जो ग्रंथ है जिसको आप अर्थशास्त्र कहते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में, और दूसरा अशोक के कॉन्टेक्स्ट में, तब आपको समझ में आ जाएगा, या एक तरीके से मौर्य काल से संबंधित जो चीजों को आप समझ पाएंगे। याद क्या रखना है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखित है? चाणक्य के द्वारा रचित है। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और इन्होंने ही लिखा है अर्थशास्त्र। दूसरी बात याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से संबंधित की पुस्तक नहीं होकर के तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित एक बुक था, टेक्स्ट था, लिखा चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने। ठीक है, इसके अलावा इस अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुकुट देश कहा गया है। नोट कर लेना है, कुकुट देश कहा गया है। झारखंड क्षेत्र के लिए कौन से शब्द का जिक्र किया गया है? कुकुट देश। इसी अर्थशास्त्र में यह कहा गया कि कुकुट देश जो झारखंड क्षेत्र है, वहां पे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, यानी गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब यह होता है कि जहां का राष्ट्र प्रमुख चुन करके आता है, वंशागत तरीके से नहीं आता।
आपने देखा था, हमने आपको बताया था कि फणी मुकुटराय जो हैं, जो नागवंश के आदि पुरुष और संस्थापक कहे जाते हैं, वो चुन करके आए थे। मदरा मुंडा, अंतिम मुंडा राजा और कई और राजाओं ने मिल करके फणी मुकुटराय की योग्यता को देखते हुए राजा बनाया था। तो अर्थशास्त्र की किताब भी क्या कहता है कि कुकुट देश में क्या होता है, तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली आप देख सकते हैं। यहां पे अर्थशास्त्र में एक विशेष अधिकारी के बारे में जिक्र किया गया है और उस अधिकारी का नाम है आटविक। एक ऑफिसर है ये व्यक्ति क्या है, एक ऑफिसर है। और ऑफिसर के बारे में क्या बातें की गई हैं, देखिए इस ऑफिसर का काम क्या है। तो ऑफिसर का बस ये इतना काम है कि जो यहाँ के ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का बाकी क्षेत्रों के साथ जैसे क्या संबंध होगा, इस क्षेत्र का मगध साम्राज्य के विरोध में इस क्षेत्र का प्रयोग न करे, कोई मौर्यों के कोई दुश्मन यहाँ पे आकर के नहीं शरण ले रहा है, दोस्ती नहीं कर रहा है, ये काम आटविक नामक अधिकारी का हुआ करता था। इसके अलावा अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र में एक इंद्रनावक नदी, इंद्रनावक या कोई किताब में इंद्रवाहक भी कह दिया है, वो नदी के बारे में जिक्र है। और ये इस नदी के बारे में कहा गया है कि ये डायमंड के लिए विशेष रूप से क्या लोकप्रिय नदी में से एक था, डायमंड के लिए। और कहा जाता है कि वर्तमान जो शंख नदी है, गुमला आप देख पा रहे हैं, ये इसके बारे में बात किया जाता है। तो अर्थशास्त्र में ही ये सारी चीजें लिखी हैं। इसी अर्थशास्त्र में ये बात लिखा गया है कि झारखंड क्षेत्र से हाथी, इसी क्षेत्र से हाथी सेना में जाता था, ठीक है, सेना में जो हाथी मंगाया जाता था इसी क्षेत्र से मंगाया जाता था। और यह कहा गया है इसी अर्थशास्त्र में कि मगध साम्राज्य जो है इसका दक्षिण भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध स्थापित होता था, वो सारे के सारे व्यापारिक मार्ग झारखंड के क्षेत्र से ही होकर के गुजरता था, इसी क्षेत्र से होकर के गुजरता था। आप जानते हैं मगध मतलब बिहार, और बिहार का दक्षिणी भाग है कौन, तो झारखंड। तो जाहिर है दक्षिण भारत के साथ जो व्यापारिक मार्ग जितने रहेंगे वो इसी क्षेत्र से होकर के गुजरेंगे। ये सारी पॉइंट्स किसने कहा है, अर्थशास्त्र ने कहा है। अर्थशास्त्र कौन लिखा है, विष्णुगुप्त ने लिखा है, चाणक्य ने लिखा है, ठीक है। अब जरा सा और आगे बढ़ता हूं, मैं जरा सा अशोक के बारे में आपसे जिक्र कर दूं। अशोक के देखिए एक शिलालेख है जिसको आप कहते हो 13th इंस्क्रिप्शन, 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख में अशोक ने क्या कहा है, 13वां शिलालेख में अशोक ने क्या कहा है, तो इस 13वें शिलालेख में एक्चुअली सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है, बॉर्डर स्टेट्स का उल्लेख है। और इन सीमावर्ती राज्यों में से एक राज्य जिसको कहा गया है आटविक प्रदेश, और यह आटविक प्रदेश संभवतः झारखंड क्षेत्र के जनजाति बहुल प्रदेशों के लिए ही इस्तेमाल किया गया था, याद रखिएगा। दूसरा एक पॉइंट अशोक के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने एक अधिकारी जिसका नाम रक्षित, तो रक्षित नामक एक अधिकारी को झारखंड के क्षेत्र में भेजा था। क्यों, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हेतु रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। ये 2, 4, 6, 7, 8 जो पॉइंट है वो मौर्य काल से संबंधित है, हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आइए अगले काल में चलते हैं और वो है मौर्योत्तर काल। तो याद रखिएगा भारत के इतिहास में मौर्योत्तर काल का विशेष चर्चा किया जाता है कि यह व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण से भारत का स्वर्ण काल के रूप में इसको जाना गया है। यानी कोई विशेष राजनीतिक आपको उपलब्धि हासिल नहीं होगी, लेकिन व्यापार वाणिज्य में यह काल जो है, व्यापार वाणिज्य याद रखिएगा, व्यापार वाणिज्य में यह काल जो है वो बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है। ट्रेड एंड कॉमर्स में इसका कोई सानी नहीं है, याद रखिएगा। अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास, भारतीय इतिहास को भी पढ़ते हो तो मौर्योत्तर काल का विशेष स्थान है ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्सपेक्टिव में। तो और आपको नजर आएगा कि यहां पर आपको व्यापार वाणिज्य का स्वर्ण काल तो है, व्यापार वाणिज्य के तहत आपको नजर आएगा कि मतलब फॉरेन ट्रेड बहुत ज्यादा फल फूल रहा है, विदेश व्यापार बहुत ज्यादा फल फूल रहा है। और झारखंड के क्षेत्र में भी मौर्योत्तर काल के कई ऐसे स्वर्ण सिक्के या कई ऐसे मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जो दूसरे देशों में प्रचलित थी। इनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र से भी विदेश व्यापार, आयात निर्यात का जो
मतलब सिलसिला है वो चलता रहा होगा। तो जैसे हमने क्या क्या मिला है, तो जैसे रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, यहां से कहां कहां का सिक्के प्राप्त हुए हैं, रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, और कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा ये 3। तो जो रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं, तो सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न पूछे जाएगा बाबू, इंडो सीथियन सिक्के जो प्राप्त हुए हैं वो कहां से, चाईबासा से प्राप्त हुए हैं। चाईबासा भी कहां है, तो वहीं सिंहभूम में ही है। और जो रांची से प्राप्त हुए हैं कुषाणकालीन सिक्के, कुषाण मतलब वही कनिष्क का जो दौर है। तो इससे यह पता चलता है कि विभिन्न मतलब यह क्षेत्र मौर्योत्तर काल में, जिस तरीके से पूरा भारत मौर्योत्तर काल में विदेश व्यापार से लाभान्वित हुआ, यह क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। और झारखंड के क्षेत्र में भी आपको विदेश व्यापार होते हुए नजर आएगा। और व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण से यह काल जो है झारखंड के दृष्टिकोण से भी अच्छा काल के रूप में माना जाता रहा है। तो ये 3 तथ्य आपको याद रखना है। क्या क्या, रोमन सिक्के प्राप्त हुए सिंहभूम से, इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए चाईबासा से, कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए रांची से। मौर्योत्तर काल में यही 3 बात आपको याद रखना है। प्रश्न आपसे बहुत ही खूबसूरत पूछा जा सकता है। अब आप आइए गुप्त काल में, अब पहुंच जाइए आप कहां पे, गुप्त काल में। गुप्त काल में जब आप जाओगे ना तो 2 तथ्य याद रखना है आपको। एक तो समुद्रगुप्त याद रखना है, अभी बताता हूं। एक चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखना है, चंद्रगुप्त सेकंड। ये 2 लोगों को अगर आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। समुद्रगुप्त, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है अपने विजय गाथाओं के चक्कर में, मतलब बहुत ज्यादा विजय प्राप्त किए हैं, बहुत ज्यादा जीते हैं। इसी में इस समुद्रगुप्त का ही एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हम लोग पढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो इनके एक दरबारी कवि थे हरिशेण, उसके द्वारा रचित है, हरिशेण द्वारा रचित है। और इस अभिलेख में याद रखिएगा एक बात बहुत क्लियर एक तरीके से, आटविक विजय के भी बारे में बात की गई है। और आटविक विजय से यह संभवतः यह अंदाजा लगाया जाता है कि इस क्षेत्र के विजय के बारे में बात की गई है। यही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जिसमें झारखंड शब्द के लिए मुरुंड, समझ में आ रही बात ना, शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ये याद रखिएगा। पहली बात तो ये समुद्रगुप्त के बारे में आटविक विजय का उल्लेख है, आटविक विजय का उल्लेख है। और आटविक विजय का लेना देना इसी क्षेत्र के जो जनजाति बहुल क्षेत्र थे वहां के विजय से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको याद रखिएगा। इसी के काल में एक चीनी यात्री आता है फाहियान। कौन आते हैं, फाहियान आते हैं। और फाहियान ने इस क्षेत्र को क्या कहा है, तो कुक्कुट लाड कहा है। यह हम आपको पहले भी बताए हैं, जब झारखंड का नामकरण वाला चैप्टर में पिछले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। 405 ईस्वी में के आसपास में ये व्यक्ति यहां आता है। अपने यात्रा वृत्तांत में ये कई सारी बातें कहता है, जिसमें झारखंड के बारे में भी कई सारी बात इन्होंने कहा है। एक तथ्य गुप्त काल के बारे में और याद रखिएगा कि रांची के सामने एक जगह है पिठौरिया, और यहां पर याद रखिएगा कि गुप्तकालीन कुआं मिला है, गुप्तकालीन कुआं प्राप्त हुआ है। याद रखना है ये बात भी। गुप्त काल से संबंधित इन 3 तथ्यों को अगर आप याद रख लिए, आपका काम आसान हो गया, आपका काम एक तरीके से हो गया। ठीक है, तो याद रखना है ये 3 पॉइंट। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसमें उनके युद्ध विजयों के बारे में जिक्र किया गया, जिसमें आटविक विजय का भी वर्णन आपको मिलेगा। हरिशेण द्वारा यह प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी काल में फाहियान आए हैं और फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को कुक्कुट लाड कहा है। 405 ईस्वी में आए, इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में और भी बातें लिखी हैं। और पिठौरिया रांची में गुप्तकालीन कुआं प्राप्त हुआ है। ये 3 तथ्य आपको गुप्त काल से संबंधित याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, जरा गुप्तोत्तर काल के बारे में जरा सा बातें करता हूं। गुप्तोत्तर काल में याद रखिएगा 2 बड़े महान शासक गुप्तोत्तर काल में हुए हैं। एक तो हुआ है जिसका नाम है शशांक, और एक राजा हुआ है गुप्तोत्तर काल में जिसका नाम है हर्षवर्धन। ये दोनों ही याद रखिएगा गुप्तोत्तर काल से संबंधित है। तो शशांक के बारे में याद रखिएगा, सबसे पहले तो ये एक शैव मतानुयायी था।
और शैव मतलब एकदम कट्टर शैव था। मतलब वो दौर था शशांक का दौर जब बहुत ही बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। इन्होंने जहां तहां बौद्ध धर्म को के मंदिरों को नष्ट किया, बोधि वृक्ष को कटवाया, बोला नहीं ये सब कुछ नहीं, केवल शैव। और इन्होंने सिंहभूम में एक जगह है वेणु सागर, एकदम उड़ीसा बॉर्डर से सटा हुआ, यहां पर एक शिव मंदिर का निर्माण भी कराया है। बहुत ही बड़े शिव भक्त थे ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह पहला ऐसा शासक था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट ऐसा शासक, पहला शासक जिसने अपनी राजधानी झारखंड के क्षेत्र में की है, जिसकी राजधानी, जिसके साम्राज्य की राजधानी कहां है, राजधानी झारखंड में, और वो भी कहां, तो संथाल परगना का बड़ा बाजार एक एरिया है, वहां पे इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। 2 राजधानियां थी इनकी, तो ध्यान रखना है, एकमात्र ऐसे पहले ऐसे शासक जिसने अपना राजधानी इस क्षेत्र में स्थापित किया है, पहली बात। दूसरी बात, बाकी चीजें आपको मैंने बता दी। हर्षवर्धन के बारे में जान लीजिए। एक तथ्य, इन्हीं के शासनकाल में एक चीनी यात्री वैन सांग भारत आता है बौद्ध दीक्षा ग्रहण करने के लिए, और इन्होंने झारखंड क्षेत्र को कीलो ना सुफालना कहा है या कर्ण सुवर्ण कहा है। इनके भी यात्रा वृत्तांत में झारखंड क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो कुल मिलाकर के प्राचीन भारत के इतिहास में झारखंड से संबंधित जो तथ्य आपके सामने आए वो यही सब तथ्य आए, राइट। तो मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल क्रम से हमने आपको बताया। आपसे बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप नोट जरूर करते चले जाइएगा, और क्योंकि जब आप पढ़ने के साथ साथ लिखते हैं ना तो इसको एक्टिव लर्निंग कहते हैं। देखिए लर्निंग 2 प्रकार का, आप बेड पे लेटे हुए हैं और चीजों को देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है फिर। हाँ, आप पेन पेपर ले करके बैठ करके चीजों को देख रहे हैं, ये आपके एक्टिव लर्निंग के अंतर्गत आएगा। इसमें आप ज्यादा सीखोगे, आपका हो पाएगा वो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि नोट्स जरूर बनाते रहा करिए, है ना, चीजों को पढ़ते रहा करिए, और क्रम से जितने वीडियोस डाले जा रहे हैं उन सबको देखिए। मेरा ये आपसे वादा है कि जो झारखंड आपको लगेगा बहुत कठिन है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।